सूरजपुर गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में हरिदास अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। उसका बेटा निखिल शहर में डॉक्टर बन चुका था। हरिदास ने बेटे को पढ़ाने के लिए गांव के सरपंच भैरव सिंह से भारी कर्ज लिया था। एक सुबह हरिदास घर के बाहर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, बेटा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा, और ऊपर से मेरे ऊपर कर्ज का बोझ अलग है। बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए मैंने गांव के सरपंच से कर्जा लिया था। अब तू ही कोई रास्ता दिखा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो प्रभु। तभी सरपंच भैरव सिंह वहां पहुंच गया। उसने हरिदास से कहा, हरिदास, 5 साल हो गए। तुमने 5 साल पहले जो कर्ज लिया था, अब उसका हिसाब दो। अब तो तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी बन गया है। हरिदास ने कहा, सरपंच जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। निखिल आते ही आपका एक एक पैसा लौटा देगा। भैरव सिंह ने कहा, ठीक है हरिदास, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, अगर इस बार भी पैसा नहीं मिला तो घर खाली करवा दूंगा। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से चला गया। समय बीत गया, निखिल का कोई संदेश नहीं आया। आखिर हरिदास और काजल शहर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में पता किया तो मालूम हुआ कि निखिल छुट्टी पर है। दोनों उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला, निखिल सामने था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, परेशानी थी। अंदर से एक महिला की आवाज आई। जी, कौन आया है? निखिल घबराकर बोला, कोई नहीं, गांव के लोग हैं। हरिदास सब समझ गया। कुछ देर बाद निखिल बोला, पिताजी, मैंने शादी कर ली है, अब मेरी जिंदगी यहीं है, यही मेरा घर है। हरिदास की आंखें भर आईं। हरिदास ने कहा, बेटा, तेरे लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने गांव के सरपंच से कर्जा लिया, और अब वो मुझे परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है, और मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही तेरा कुछ पता चल रहा था, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। बेटा, अब बूढ़े बाप का सहारा बन जा बेटा। निखिल ठंडे स्वर में बोला, मैं गांव वापस नहीं आ सकता पिताजी, आप लोग मुझे भूल जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। इतना सुनने के बाद हरिदास और काजल वापस अपने गांव आ गए। गांव लौटते ही सरपंच पहले से ही अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच गया। उसने कहा, और हरिदास, पैसे लाए या नहीं? हरिदास चुप रहा। सरपंच ने अपने आदमियों को आदेश दिया। कुछ ही देर में उनका घर खाली करा दिया गया। मजबूर होकर हरिदास और काजल गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब काजल जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती और उसी से दोनों का पेट भरती। एक दिन शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर आदित्य अपने पिता जगत सेठ के साथ सूरजपुर आए। वे गांव में अस्पताल बनवाने वाले थे। उसी समय जंगल में आदित्य की भतीजी पर जहरीले सांप ने हमला कर दिया। काजल बिना अपनी जान की परवाह किए बच्ची को बचा लेती है। आदित्य उसे इनाम देना चाहता है, लेकिन काजल मुस्कुराकर कहती है, मदद का मूल्य पैसे नहीं होते साहब। इतना कहकर वो चली जाती है। आदित्य उसकी सादगी से बहुत प्रभावित होता है। ये बात सरपंच भैरव सिंह को पसंद नहीं आई। वो चाहता था कि आदित्य की शादी उसकी बेटी से हो, इसलिए उसने पूरे गांव में काजल के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसने अपने नौकर गोपाल से अपने ही गहने काजल की झोपड़ी में छिपवा दिए। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। भैरव सिंह ने कहा, मेरे घर चोरी हुई है और चोर काजल है, उसकी झोपड़ी की तलाशी लो। गांव वाले झोपड़ी की तलाशी लेते हैं, वहां गहने मिल जाते हैं। सब काजल को चोर समझ लेते हैं। उसी समय आदित्य वहां पहुंचता है। उसे यकीन था कि काजल ऐसा नहीं कर सकती। वो झोपड़ी के पीछे जाता है। उसे भारी जूतों के निशान दिखाई देते हैं। वो गांव में सभी के जूते देखता है। वे निशान सरपंच के नौकर गोपाल के जूतों से मिल जाते हैं। आदित्य पंचायत के सामने गोपाल से सवाल करता है। डर के मारे गोपाल सच बोल देता है। गहने मैंने ही रखे थे, लेकिन सरपंच जी के कहने पर उन्होंने ही कहा था कि काजल की झोपड़ी में गहने छुपा दो। पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है। पंचायत सरपंच से जवाब मांगती है। आखिर वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वो कहता है, मैं चाहता था कि आदित्य मेरी बेटी से शादी करे, इसलिए मैंने काजल को बदनाम करने की साजिश रची। पंचायत तुरंत फैसला सुनाती है। सरपंच भैरव सिंह को सरपंच पद से हटाया जाता है। हरिदास का पूरा कर्ज माफ किया जाता है। उनका घर वापस दिलाया जाता है। सरपंच को सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। सब कुछ शांत होने के बाद आदित्य हरिदास के सामने आता है और कहता है, चाचा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।
कुछ समय बाद आदित्य और काजल की शादी हो जाती है। आदित्य हरिदास को अपने पिता की तरह सम्मान देता है। जिस पिता को अपने बेटे से सहारा नहीं मिला, उसे एक ऐसा दामाद मिला जिसने बिना खून के रिश्ते के भी बेटे का हर फर्ज निभाया। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। जो अपनों का साथ मुश्किल समय में छोड़ दे वो अपना नहीं होता, और जो बिना स्वार्थ साथ निभाए वही असली परिवार कहलाता है।